नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो साइंस की होने वाली है, जो कि आरआरबी, एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास में हम साइंस के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो फ्रेंड, रात्रि दृष्टि उपकरण में हम औरक तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो फ्रेंड, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो हमारा होता है वो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। अगला है, आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, आंतों से संबंधित रोगों के निदान में हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। अगला है, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला है, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो फ्रेंड, ऐसा हमारा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है कि जब रेलगाड़ी हमारे समीप आती जाती है तो उसकी सीटी की आवृत्ति व तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। अगला है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। अगला है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम तारंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला है, दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं दीर्घ रेडियो तरंगे। अगला है, कुलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड, कुलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग हम एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए करते हैं। अगला है, सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है औरक्त किरण का। ध्यान रखिएगा, सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण जो हमारा होता है एक औरक्त किरण का अंतर्निर्मित स्रोत होता है। अगला है, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड, गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण होता है कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त। अगला है, बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, बंद चूल्हे ओवन में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव में। ध्यान रखिएगा। अगला है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला है, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला है, पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो फ्रेंड, पराध्वनिक जेट से हमारी ओजोन परत को क्षति पहुंचती है, वायुमंडल के ओजोन परत को। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, हम ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अगला है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि पराध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 16.5 मीटर होनी चाहिए ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी। अगला है,
वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो फ्रेंड वायु में ध्वनि का वेग जो हमारा होता है वो 343 मीटर पर सेकंड होता है। अगला है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड इसका कारण है हमारा चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ये हमारा वायुमंडल के अनुपस्थित होने के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला है वह जो पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड वह जो पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे हम सोनोग्राफी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO 45 dB की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे प्रयुक्त है, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO के अनुसार हमारा 45 dB की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि मानी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड वे पराध्वनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, ध्यान रखिएगा। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, वे पराध्वनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से उन्हें शिकार करने में काफ़ी मदद मिलती है और उसी के सहायता से वे उड़ते हैं अंधेरी रातों में पराध्वनि तरंगों के कारण, ध्यान रखिएगा। अगला है ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल जो हमारी होती है वो ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है और द्रव माध्यम में उससे कम होती है तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। अगला है तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड तापमान के घटने से ध्वनि का वेग भी घटता है, ध्यान रखिएगा। अगला है ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि हमारी निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अगला है ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन करती हैं तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंगें जो हमारी होती हैं ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन करती हैं और धातु में ध्वनि का वेग जो होता है वो सर्वाधिक होता है। अगला है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड स्टेथोस्कोप जो हमारा होता है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप हमारा। अगला है एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड एकॉस्टिक्स में हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं। अगला है ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्रुवण की घटना घटित नहीं हो सकती है ध्वनि तरंगों में, ध्यान रखिएगा। अगला है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड ध्वनि का तारतम्य हमारा आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला है ध्वनि तरंगों का परावर्तन पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड ध्वनि तरंगों का परावर्तन पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला है मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो फ्रेंड मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति हमारी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला है पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो फ्रेंड पराश्रव्य तरंगें हमारी कुत्तों एवं डॉल्फिन मछलियों द्वारा सुनी जा सकती हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगें, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।